नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में भारत बांग्लादेश संबंधों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और भारत बांग्लादेश संबंधों को बहुत बेहतर तरीके से हम प्रयास करेंगे कि आपका यूपीएससी, आरएस या किसी प्रकार का कोई भी सिविल सर्विस से संबंधित एग्जाम हो उसमें आप बेहतर से बेहतर कर सकें। आज हम जब बांग्लादेश पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे होंगे। एक तो एक सामान्य परिचय बांग्लादेश का, उसके बाद बांग्लादेश का भूगोल और उसके बाद इतिहास, फिर तनाव के प्रमुख बिंदु कौन से हैं और बेहतर संबंधों के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। अब उसमें जैसे तनाव के जो बिंदु है, अवैध अप्रवास की समस्या, इलीगल माइग्रेशन, हुज्जी क्या है, हरकत उल जिहादी इस्लाम क्या है, चकमा शरणार्थियों की समस्या क्या है, द्विपक्षीय व्यापार किस प्रकार से असंतुलित है, तीस्ता नदी जल विवाद क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेहतर संबंधों के लिए कौन से प्रयास किए गए, जिसमें लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता जो हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता, व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट और 2 नए बंदरगाहों के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। भारत इन 2 नए बंदरगाहों का रिकंस्ट्रक्शन करेगा और वो है चटगांव और मोंगला। इसी प्रकार से एक भारत और बांग्लादेश के मध्य सिलीगुड़ी से प्रभातीपुर के बीच में 346 करोड़ का 130 किलोमीटर लंबा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट, जो 18 सितंबर 2018 को भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक भारत और बांग्लादेश के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए 2 ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई है। इसका नाम है एक तो मैत्री एक्सप्रेस और एक बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो कलकत्ता से ढाका के बीच में और बंधन एक्सप्रेस जो है वो कलकत्ता टू खुलना जो बांग्लादेश में स्थित है। ये पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। अब सबसे पहले हम परिचय की बात करें। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, जिसकी लगभग 4096 किलोमीटर बाउंड्री भारत के साथ लगती है। भारत की सबसे अधिक भूसीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है और भारत के 5 राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है वे है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर एक बार असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब कुल 5 स्टेट की सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और बांग्लादेश की दक्षिणी सीमा जो है वो बेसिकली बंगाल की खाड़ी के साथ लगी। उसका कुछ पार्ट जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार के साथ यहीं पर ये चटगांव की पहाड़ियां हैं जिसको चटगांव हिल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं चटगांव हिल्स पर रहती है चकमा जातियां, जो चकमा जनजाति जो चकमा शरणार्थी भाग कर आए हैं वो इसी क्षेत्र से भारत में आए हैं। ये सीमा बेसिकली बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वहां पर रहती है, वहां पर चटगांव हिल्स है। बाकी पूरा बांग्लादेश जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान से बना हुआ है। मतलब गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन से अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम और असम से फिर जमुना के नाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है। उसका नाम मिलने के बाद पद्मा, उसके बाद मेघना हो जाता है। और ध्यान रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जहां कपास और जूट बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए सूती वस्त्र के उत्पादन में आज बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग ध्यान रखना कि बांग्लादेश जो है वर्तमान में दक्षिण एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसकी ग्रोथ रेट जो है 7.1% है। मतलब दक्षिण एशिया में वर्तमान में अगर सबसे अधिक ग्रोथ रेट किसी की है तो बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर हो रहे हैं। वर्तमान में भारत के पड़ोसी देशों में अगर सबसे बेहतर संबंध भारत के किसी के साथ में है तो बांग्लादेश है। इसी प्रकार बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बेहतर क्यों हैं? साथ ही साथ बांग्लादेश सार्क का भी मेंबर है।
बिम्स्टेक का भी मेंबर है, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के इस परिचय को देखने के बाद हम कोशिश करते हैं कि ब्रीफ में बांग्लादेश का इतिहास पढ़ने का, क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास पढ़ने से ही हमें समझ में आएगा कि भारत बांग्लादेश के बेहतर संबंधों का आधार क्या है। तो इसको हम देखते हैं, और बांग्लादेश के इतिहास को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आप लोग ध्यान रखना कि 1947 तक या उससे पहले चले तो पार्ट आएगा आपका, ये भारत मान लीजिए, और उस समय का जो भारत था उसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। मतलब 1947 से पहले की बात करें, अंग्रेजों के टाइम में पहली बार, अंग्रेजों के समय पहली बार इस बंगाल का पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजन किया गया था। यह घटना कब की है? 1906, जब अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन जो आंदोलन चला उसके बाद बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। यह हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब भारत आजाद हुआ तो उसी दिन भारत का विभाजन भी हुआ। तो भारत का जो विभाजन है, भारत का विभाजन 1947 में हुआ। भारत का विभाजन 1947 में हुआ, और 1947 में भारत के विभाजन से दो देश बने, एक देश भारत और दूसरा पाकिस्तान। मतलब 1947 में भारत के विभाजन से दो देश बने, जिसमें से एक देश था भारत और दूसरा पाकिस्तान। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि भारत के विभाजन का आधार क्या था, मतलब किस आधार पर भारत विभाजित हुआ? क्या भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ? आप इसका कमेंट करके उत्तर बताइए कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ उसमें धार्मिक कारक ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन जो विभाजन हुआ कानूनी आधार पर, उस विभाजन का आधार धार्मिक नहीं था, बल्कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। अर्थात जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग के जिन्ना के उस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। जिन्ना ये कहता था कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संप्रदाय नहीं, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र है, और दो राष्ट्र अलग अलग तभी रह सकते हैं जब हिंदू मुस्लिम को अलग अलग किया जाए। हालांकि हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। अगर जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करते तो भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता और पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र। परंतु हमारा विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर किस आधार पर हुआ? तो उत्तर होगा भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें धार्मिक कारक ने भूमिका जरूर अदा की, लेकिन धर्म को आधार नहीं बनाया गया। यहां तक कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद जो भारत बना वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, जिसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोगों को यहां पर जगह दी। हमने धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान का मूल स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। इसलिए आज से आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का विभाजन 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। वहां पर जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन यह मानने में भी हर्ज नहीं है कि भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता ने अहम भूमिका अदा की थी, मतलब धार्मिक चीजों ने भूमिका अदा की थी। लेकिन विभाजन जो हुआ वो बेसिकली माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ, जो 1946-47 में प्रेजेंट की गई थी। अब आप देखोगे कि भारत का विभाजन 1947 में हुआ, उससे दो देश बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान बना उस पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मतलब भौगोलिक रूप से
उस पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक को हम कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, और एक था पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा पार्ट जो होगा वो था ईस्टर्न पाकिस्तान। मतलब आप अगर देखोगे मैप वाइज, तो मैप में आप देखोगे कि भारत का जो विभाजन हुआ और जो दो पार्ट बने, उन दो पार्ट में पाकिस्तान का एक हिस्सा तो यहां था, पाकिस्तान का एक हिस्सा यहां था जिसको कहते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक हिस्सा यहां था जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश हो जिसके दो भौगोलिक भाग हो और वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उसके दो ज्योग्राफिकल पार्ट थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज है जहां पर, और एक पूर्वी पाकिस्तान जहां पर आज का बांग्लादेश है। ये दो हिस्से थे और इन दो हिस्सों को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इस्लाम था। मतलब इस्लाम धर्म इन दोनों को जोड़ रहा था, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। लेकिन आपको ही पता है कि जब राजनीति में धर्म का उपयोग होता है तो धर्म जोड़ता नहीं, धर्म तोड़ता है, और ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ। क्योंकि 1947 में जो पाकिस्तान बना उसका 25 साल बाद ही उसका विघटन हो गया, उससे दो देश बन गए, एक आज का पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश कैसे बना उसकी कहानी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा 1947 में भारत का विभाजन हुआ, दो देश बने, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब आप लोग एक पॉइंट और प्री के पॉइंट से ध्यान रखना कि पाकिस्तान में अब तक 4 तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं। जो पाकिस्तान है, आप कहेंगे सर आप बांग्लादेश में पाकिस्तान क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और बांग्लादेश जो 1971 में अलग हुआ वो पाकिस्तान से होता है, और 47 में हिस्सा अलग हुआ था भारत से। तो आप ये देखिए पाकिस्तान में अब तक 4 तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं। वो जो 4 तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं उसमें से पहला पाकिस्तान का तानाशाही राष्ट्रपति था अय्यूब खान। पाकिस्तान का पहला तानाशाही राष्ट्रपति था अय्यूब खान। नंबर 2 दूसरा पाकिस्तान का तानाशाही राष्ट्रपति था याया खान। तीसरा पाकिस्तान का था जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक था तीसरा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो तानाशाही था। और चौथा जो भी जीवित है, जिन पर मुकदमा चल रहा है, परवेज मुशर्रफ। ये 4 अब तक पाकिस्तान के तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें पहला तानाशाही राष्ट्रपति अय्यूब खान थे। और दोस्तों, आपको जानकर से हैरानी हो कि जहां एक और भारत में पिछले 70 वर्षों से लगातार हमारा लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र हमारा निश्चित रूप से मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर लंबे समय तक लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में आंख मिचौली रही है। ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के 4 तानाशाही राष्ट्रपति हुए, पहला अय्यूब खान, दूसरा याया खान, तीसरा जियाउल हक और चौथा परवेज मुशर्रफ। अब जिस समय बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, उस समय वहां का तानाशाही राष्ट्रपति था याया खान। मतलब ये 4 तानाशाही राष्ट्रपति हैं, और जिस समय की घटना हम पढ़ने जा रहे हैं उस समय की घटना में उस समय बांग्लादेश का तानाशाही राष्ट्रपति था याया खान। अब आगे बढ़े। और आप देखिए इसमें कि पाकिस्तान में 1970 में चुनाव हुए, पाकिस्तान में 1970 में चुनाव हुए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश था,
जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल के साथ इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, ये वेस्टर्न पाकिस्तान है और इस साइड में ये था ईस्टर्न पाकिस्तान। ईपी मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था। अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, ये भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र से बहुत बड़ा था, लेकिन जनसंख्या इस क्षेत्र में ज्यादा थी, ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर। इस साइड में अगर आप देखोगे, यहां पर जो है वेस्टर्न पाकिस्तान में, तो यहां पर उर्दू, सिंधी और पंजाबी मुख्य भाषाएं हैं, जबकि इस क्षेत्र की मेन लैंग्वेज जो थी वो बंगाली थी। तो जब पाकिस्तान बना 47 के अंदर, उसके कुछ समय बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को घोषित कर दिया था। जब उर्दू को घोषित किया तो बंगाली लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर थे, और एक मूवमेंट चला और असंतोष पैदा हुआ। और ध्यान रखना, पाकिस्तान से अलग होकर जो बांग्लादेश बना वो एक दिन में नहीं बना, बल्कि लंबे समय तक ऐसी अनेक घटनाएं होती रही जिससे असंतोष पनपता गया, जिसमें एक था बंगाली संस्कृति की लगातार पंजाबी और सिंधियों द्वारा अवहेलना करना। पाकिस्तान की सरकार द्वारा बंगाली संस्कृति को कभी भी तवज्जो न देना। और तीसरा, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का प्रशासन जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को कभी उच्च पद पर नहीं पहुंचने देता था। साथ ही साथ वहां की सेना और पुलिस के द्वारा बेइंतहा जुल्म भी इन पर किए गए। ध्यान रखना, ये लोग पहले तो शिकार थे अंग्रेजों के, और उसके बाद ही पाकिस्तान के शिकार हो गए ये क्षेत्र। और पूर्वी पाकिस्तान के संसाधनों का उपयोग पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए होने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है 1947 के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रति एक असंतोष लगातार पनप रहा था। अब मैं इससे आगे बढ़ूं और एक चीज और बताऊं आपको कि उस समय जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, इस ईस्टर्न पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर था शेख मुजीब उर रहमान के नाम से था। शेख मुजीब उर रहमान उस समय पूर्वी पाकिस्तान के बड़े लीडर थे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पाकिस्तान मुस्लिम लीग से की। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया और वो अवामी लीग के एक बहुत बड़े लीडर बने, अवामी लीग के लीडर बने, और उन्होंने लगातार पूर्वी पाकिस्तान के हितों की बात कही। और ऐसा भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू घोषित की गई, तब बंगाली भाषा को मुद्दा बनाकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एकजुट करने वाला जो नेता था वो शेख मुजीब रहमान था, जिनकी पार्टी का नाम अवामी लीग था। अब आप देखिए, हम 1970 में आते हैं। 1970 में ऐसा क्या हुआ कि 1971 में पाकिस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान से फिर एक नया देश बांग्लादेश बन गया। तो उसका कारण असंतोष तो था ही। पाकिस्तान में याया खान नाम का तानाशाही राष्ट्रपति था और पूरा वैश्विक समुदाय चाहता था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल हो। इसलिए पाकिस्तान में जब याया खान राष्ट्रपति था तो उसने प्रेशर में पाकिस्तान में चुनाव करवाए, लोकतांत्रिक चुनाव करवाए तानाशाही राष्ट्रपति याया खान ने। उस समय पाकिस्तान में दो प्रमुख पार्टियां थी। उस समय पाकिस्तान में दो प्रमुख पार्टियां थी, ये आप लोग ध्यान रखें। दो प्रमुख पार्टियां थी। अब वो जो दो प्रमुख पार्टियां थी उनमें से एक पार्टी थी ट्रिपल पी, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इस साइड में जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। अब आप लोग ध्यान रखें कि ट्रिपल पी जो पार्टी थी उसका मेन क्षेत्र था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान। और जो अवामी लीग थी उसका मेन क्षेत्र था
पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, और जनसंख्या इस साइड ज्यादा थी। अब जो ट्रिपल पी थी उसका सबसे बड़ा नेता था जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका नेता था जुल्फिकार अली भुट्टो, और आप लोग ध्यान रखना इन्हीं की बेटी हुई बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, तो यहां पर इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और अवामी लीग जो है, अवामी लीग, इसका नेता मैंने आपको बता दिया है शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान जो है वो इसके नेता थे। अब आप देखिए 1917 में पाकिस्तान में संसदीय चुनाव हुए, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पार्टियां थी। पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की मुख्य पार्टी थी अवामी लीग। हालांकि चुनाव इन दोनों ने दोनों क्षेत्रों में लड़ा था। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसकी सबसे बड़ी पार्टी बनी ट्रिपल पी, और इधर सबसे बड़ी पार्टी बनी अवामी लीग। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ओवरऑल अवामी लीग के पास सबसे अधिक सीटें थी 1970 में। अब 1947 से लेकर 1970 तक, आज तक पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बना था। इसलिए जब 1970 के इलेक्शन के अंदर अवामी लीग ने व्यापक स्तर पर सीटें प्राप्त की, एक प्रकार से बहुमत प्राप्त कर लिया था, तब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब वो समय आ गया है कि पूर्वी पाकिस्तान का व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा और वो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यहां हुआ जस्ट उल्टा। याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो मिल गए और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसी घटनाक्रम ने पाकिस्तान के विभाजन की नींव को रख दिया। जब ऐसा हुआ तो कुछ समय के लिए शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया, और इसके कारण अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त मूवमेंट पूर्वी पाकिस्तान में शुरू कर दिया कि हमारा व्यक्ति जो है, हमारा नेता जो है वो पीएम बनना चाहिए। कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की विभाजन की नींव को तैयार कर दिया। अब जब शेख मुजीब के पक्ष में व्यापक स्तर पर आंदोलन होने लगे तो पाकिस्तानी सेना उसको दबाने लगी। कहते हैं कि इसी समय हजारों महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना ने रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और शोषण की बेइंतहा थी। और इधर से सेनाएं जो गई वो लगातार यहां पर मूवमेंट को दबा रही थी। अब ये लोग जब लगातार मूवमेंट को दबा रहे थे तो पाकिस्तानी सेना ने जो उत्पीड़न किया उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। और कहते हैं कि इस पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। आप देखिए, जुकाम पाकिस्तान को हो रहा है, छिंकियां हमको आ रही है, हमारा कोई दोष ही नहीं है। लेकिन मानवीय आधार पर जब करोड़ों लोग भारत में आ गए तब भारत ने कदम उठाना मुनासिब समझा। यहां मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा हुआ तो अवामी लीग ने 26 मार्च 1970 को ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा एक प्रकार से कर दी थी। इसलिए पाकिस्तान से आर्मी आई, उसने इसको देशद्रोह माना। और आप लोग ध्यान रखना, हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम का दिवस मनाया जाता है, जबकि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आजाद होगा। कहने का मतलब है 1 साल तक प्रोसेस चलेगा। अब जब अवामी लीग ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसे कहते हैं हम मुक्ति संग्राम, और मुक्ति का मतलब होगा पाकिस्तान से मुक्ति, मतलब बांग्लादेश जो आज है उसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए एक मूवमेंट चलाया
जिसे मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए बाकायदा एक सेना बनी जिसको कहते हैं मुक्ति वाहिनी सेना। उसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना थी। और आप देखिए बात क्यों इतनी थी कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने दिया जाता तो शायद ऐसा होता ही नहीं। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य था पाकिस्तान का कि उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर इस मुक्ति संग्राम जो अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किया गया था उसको दबाने का प्रयास किया। उससे दबाने से यह मूवमेंट कम नहीं हुआ बल्कि और अधिक बढ़ गया। और पूर्वी पाकिस्तान के आम आदमी ने पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजा दिया। जब बिगुल बजाया तो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में आई, उसको दबाने लगी। जब दबाने लगी तो उत्पीड़न हुए और ये लोग भागकर भारत में आ गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आ गए और ये भारत के लिए एक प्रकार का नया मानवीय संकट पैदा हो गया। तो यहां तक मैंने आपको समझाया। अब उसके आगे आप देखिए आगे के घटनाक्रम क्या होता है। एक चीज आप ध्यान रखना कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा है, मतलब जब मुक्ति वाहिनी सेना मुक्ति संग्राम के लिए आंदोलन करेगी, उस समय हम देखें तो आप अगेन देखिए ये भारत और इस जगह पर ये आज का पूर्वी पाकिस्तान था जहां पर आज बांग्लादेश है। और इस साइड में ये आज का, ये मान लीजिए आप आज का पाकिस्तान जिसका नाम उस समय वेस्टर्न पाकिस्तान था और ये था ईस्टर्न पाकिस्तान। अब 1970 में जब ये घटनाक्रम चल रहा था तब भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी पूरी नजर लगाए बैठी थी कि बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में घुस गए हैं और ये भारत की संप्रभुता को एक प्रकार की चुनौती थी। बड़ी संख्या में शरणार्थी भाग करके और इस ईस्टर्न पाकिस्तान से भारत में घुस गए। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या था कि यही वो समय था जब दुनिया 2 बड़े गुटों में बटी हुई थी और एक गुट का नाम था अमेरिका जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, और एक था यूएसएसआर और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा साम्यवादी देश था, कम्युनिस्ट कंट्री था। तो एक तरफ पूंजीवादी और एक साम्यवादी जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध। और कोल्ड वॉर जो था वो 1970 में अपने चरम पर था। मतलब इन दोनों देशों के बीच में उसी समय कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध चल रहा है, जो हुआ नहीं लेकिन होने की पूरी संभावना थी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस समय पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है उस समय वैश्विक स्तर पर 2 शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति अमेरिका और एक शक्ति यूएसएसआर है। और इन दोनों के बीच में भी काफी द्वंद्व चल रहा था जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अब मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि यूएसए जो था उस समय अमेरिका का बहुत बड़ा समर्थक था और पाकिस्तान और अमेरिका के हित आपस में जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध किसी प्रकार से होता तो अमेरिका निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष में जाता और गया, यह भी तय है। अब उसके आगे हम देखें तो आप देखोगे यहां से हम आगे देखें तो ऊपर भारत के चाइना है और हम सब लोग जानते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और उसके 8 साल बाद की घटना है। तो जैसी बात है कि यूएसए के साथ साथ एक देश और तय था कि वो किसके साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ, और वो था चाइना। अब एक और यहां पर यह तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। यह तय हो गया 1970 में। क्यों? क्योंकि वहां पर जब अवामी लीग ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया और भारत सरकार ने उसको समर्थन देना शुरू कर दिया क्योंकि भारत की मजबूरी थी
बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भागकर भारत में आ गए थे। भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था, लेकिन उसका कुछ विशेष हुआ नहीं। अब जब ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है, चुनाव हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका था। अप्रैल के आसपास भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तमाम सलाहकारों को भारतीय सेना के सेनापति जनरल मानेकशॉ के साथ बुलाया और कहा कि हमें युद्ध करके इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अप्रैल के अंदर भारतीय हमारे सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को राय दी, जो हमारे पीएम थी, कि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई का जो टाइम है वो मानसून का टाइम है और बारिश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने उफान पर होगी, इसलिए इस क्षेत्र में युद्ध लड़ना काफी मुश्किल होगा, इसलिए हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। इसलिए अप्रैल के आसपास युद्ध नहीं हुआ और समय आगे बढ़ा। अब आप देखिए, भारत ने यह भी देखा कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध सीधा हुआ तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका आता, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर उस समय पाकिस्तान था। और दूसरा, निश्चित रूप से चाइना भी पाकिस्तान के पक्ष में आता, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जो चीन ने हमारे पे हमला किया था, भारत चीन संबंध अच्छे नहीं थे। तो इन परिस्थितियों में अगर ये तीनों मिल जाते तो शायद हमारे हालात खराब हो सकते थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने बहुत सोच समझकर काम लिया। इसलिए इंदिरा गांधी को बहुत बहुत बोल्ड पीएम की मानी जाती है और उन्होंने डिसीजन क्या लिया, उन्होंने सितंबर 1971 में, ध्यान रखना ये भारत के इतिहास की एक हिस्टोरिकल डेट है, सितंबर 1971 में भारत ने यूएसएसआर के साथ में एक समझौता किया। मतलब इंडिया ने सोवियत संघ के साथ में एक समझौता किया, और वो समझौता मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, हम सोवियत संघ में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट उसकी एक लाइन आप पढ़िए क्या थी। भारत यूएसएसआर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर दोनों राष्ट्रों में, मतलब भारत या यूएसएसआर दोनों में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दोनों पर ही माना जाएगा। मतलब यदि भारत पर कोई देश हमला करता है, मान लीजिए अमेरिका या पाकिस्तान, तो यूएसएसआर भारत के पक्ष में आएगा, और यूएसएसआर पे कोई हमला करता है तो भारत पक्ष में जाएगा यूएसएसआर के। शायद इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा समझौता हुआ ही नहीं। इस समझौते का मूल निष्कर्ष यह था कि अगर भारत पर कोई देश हमला करता है तो उस स्थिति में यूएसएसआर, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी और उस समय की अमेरिका की बराबर की शक्ति थी, उसने भारत का साथ देने का वचन लिया। इसलिए कहते हैं कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो कौन माना जाता है, यूएसएसआर माना जाता है। अब सितंबर 1971 का जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ, उस हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के कारण स्थितियां बदल गई, अर्थात अब चीन भारत के खिलाफ नहीं रहा। मतलब चीन युद्ध में भारत के खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि सोवियत संघ भी एक साम्यवादी देश था और चाइना भी साम्यवादी देश था, और दो साम्यवादी खिलाफ नहीं हो सकते, इसलिए चाइना बीच में नहीं आया। अब दूसरा हो गया पाकिस्तान, अमेरिका। अमेरिका ने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया प्रत्यक्ष रूप से, कारण कि अगर अमेरिका भाग लेता तो यूएसएसआर भी इसमें आ जाता, और यूएसएसआर के आने से जो कोल्ड वॉर था वो रियल वॉर में चेंज होता और थर्ड वॉर हो सकता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अपोजिट में आते। लेकिन यूएसए युद्ध में नहीं आया, हालांकि उसने एक जंगी जहाज भेजा जरूर, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आया था। कुल मिलाकर
जब भारत ने सितंबर 1971 में ये जो शानदार एग्रीमेंट किया, उसी शानदार एग्रीमेंट का ये नतीजा था कि भारत ने जो जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के कारण अमेरिका और चाइना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आ सके। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान अब अकेला रह गया। तो अब आप देखिए, पाकिस्तान अकेला रह गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उस समय क्या थी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, जबकि युद्ध का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका आंतरिक मसला था कि उसके खुद के देश के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में यहां पर जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, यहां पर जो अवामी लीग की मुक्ति वाहिनी सेना थी, उस मुक्ति वाहिनी सेना को भारत का सपोर्ट तैयार था। अब भारत पाकिस्तान, और यहां पर भारत ने इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रखा है? मुक्ति वाहिनी सेना को शुरुआत में, बाद में हमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में आना पड़ा था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के शुरुआत के चरण में ही हमारी वायुसेना ने इतना जबरदस्त हमला पाकिस्तान पे किया कि पाकिस्तान का एयरबेस लगभग खत्म हुआ। अब हमारी नेवी ने बॉम्बे से आगे इनको बढ़ने नहीं दिया इस साइड के अंदर। कुल मिलाकर एक लड़ाई तो हमारे राजस्थान बॉर्डर पे हुई और एक जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वहां पर थी। वहां पर हमारी तरफ से थे जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी सेना का जनरल नियाजी थे। इधर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे और इधर जनरल नियाजी थे। और आप देखिए 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और चूंकि इनके लोग ही इनके खिलाफ थे, इसलिए 16 दिसंबर मतलब लगभग 12 से 13 दिन के अंदर 1971 को भारतीय सेना ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान की जनरल नियाजी की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी प्रकार इसी के साथ 16 दिसंबर 1971 को दक्षिण एशिया के अंदर एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ, जिसे इतिहास में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इस बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता प्रदान करने वाले देशों में सबसे आगे था भारत। और यही घटना जो है भारत बांग्लादेश को जोड़ती है। मतलब बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर 16 दिसंबर 1971 को एक नया राष्ट्र बना, उसे बनाने में सबसे अहम भूमिका भारत की थी। यहां तक कि 1974 में बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने वाला देश भी भारत था। और एक प्रकार से हमने पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया और यह जवाब देने में हमारी सेना के साथ साथ जनरल मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ साथ हमारे एक एक सिपाही के साथ साथ हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बड़ी अहम भूमिका थी। और सबसे बढ़कर हमें सोवियत संघ के उस विश्वास और उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने अदा किया था और हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पटकने दी और उसे पराजित किया। इसलिए दक्षिण एशिया में जो नया देश आया, उस देश का नाम था बांग्लादेश। अब चूंकि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में कैद थे, उनको पाकिस्तान ने छोड़ा। हमने जब 90,000 सैनिकों की शर्त रखी जो पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पित सैनिक थे, शेख मुजीबुर रहमान भारत आए और उन्होंने वचन दिया कि बांग्लादेश वैसा ही होगा जैसा भारत है, अर्थात लोकतांत्रिक देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा। इंदिरा गांधी ने वचन दिया, विश्वास दिलाया, संकल्प व्यक्त किया कि भारत
हर दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ रहेगा। और कुल मिलाकर बांग्लादेश आजाद हुआ, एक नया देश बना और उसे बनाने में भारत की अहम भूमिका थी। और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति 72 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान बने। वो पहले राष्ट्रपति बनते हैं, बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन आपको बताया कि जो ये एरिया था, इस क्षेत्र का पहले अंग्रेजों ने व्यापक शोषण किया, फिर उसके बाद 25 साल तक पाकिस्तान ने शोषण किया। इसलिए बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात थे वो अत्यंत खराब थे। और शेख मुजीबुर रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हालात अच्छे नहीं हुए। जब हालात अच्छे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त असंतोष तो था, वो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ था। मतलब जब शेख मुजीबुर रहमान, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, फिर पीएम बनते हैं। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान का कार्यकाल था 1972 से लेकर 1975। और आप देखिए 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना ने ही शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करवा दी। और फिर एक बार संकट पैदा हो गया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई 15 अगस्त 1975 को। और उनकी हत्या के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, उसके बाद बांग्लादेश में तानाशाही शासन शुरू हो गया। और इस तानाशाही शासन की लीडरशिप की पहले नंबर 1 जनरल जियाउर रहमान। जनरल जियाउर रहमान इसके लीडर थे। जनरल जियाउर रहमान, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जनरल जियाउर रहमान। और उसके बाद इनका कार्यकाल जो था वो था 1975 से लगभग 81 तक। और नंबर 2 तो थे जनरल HM इरशाद। ये 1982 से लगभग 90 तक रहे। इनकी डेट भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग आती है। ये दोनों ही तानाशाही राष्ट्रपति थे। और एक प्रकार से जो तानाशाही शासन पाकिस्तान में था, शेख मुजीब के मरने के बाद वही तानाशाही शासन बांग्लादेश में आ गया। और ये बांग्लादेश के जो दोनों ही तानाशाही राष्ट्रपति थे, इन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। इसलिए यहां पर इस कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं हो सके। तो इस पॉइंट को आप यहां पे ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब पूरी दुनिया का दबाव बढ़ा तो 1990 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। और उन लोकतांत्रिक चुनाव हुए बांग्लादेश में 1990 से 1990 से। और जो चुनाव हुए उसमें 90 से लेकर 96 तक बांग्लादेश की पीएम जो है वो रही खालिदा जिया। और आप लोग ध्यान रखना, खालिदा जिया की पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको हम कहते हैं BNP। फिर 96 में इलेक्शन हुई और 96 से लेकर 2002 तक यहां की पीएम रही शेख हसीना। और पार्टी का नाम था अवामी लीग। उसके बाद 2002 से 2008 तक वापस पीएम रही खालिदा जिया। और खालिदा जिया की पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। फिर 2008 से 2013 से 2018
2018-19 से अब तक जो आप देखोगे यहां पर शेख हसीना और शेख हसीना, मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में अवामी लीग लगातार तीसरी बार बांग्लादेश में हाल ही में उसने अपनी सरकार बनाई है। इसलिए पिछले कंटिन्यूस 3 टर्म से, मतलब 2008 से पिछले 12 वर्षों से लगातार वहां पर शेख हसीना है। और इससे पहले एक बार वो 1996 से 2002 के बीच में रही, मतलब शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या, कि जब जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनती है तब भारत बांग्लादेश संबंध बहुत बेहतर होते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि शेख हसीना भी अवामी लीग से है और अवामी लीग ने ही बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चलाया था। सबसे बढ़कर शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का नाम है, अर्थात शेख मुजीब से ज्यादा अगर भारत को कोई समझता है तो शेख हसीना है। इसलिए भारत बांग्लादेश संबंध उस समय अपनी ऊंचाइयों पर होते हैं, चरम पर होते हैं, जब बांग्लादेश की पीएम जो है वो शेख हसीना बनती है। ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि शेख हसीना, और ध्यान रखना 2008 के अंदर जब ये सत्ता में आई तब भारत सरकार ने 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए किया, ताकि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना को चुन सके और शेख हसीना वापस सत्ता में आए, ताकि भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर हो। यहां तक कि आपको बताऊं कि अभी पहले कुछ वर्षों में शेख हसीना को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन भारत सरकार ने उनको बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो एक मैंने कहानी के रूप में समझाया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जब खालिदा जिया सत्ता में आती हैं तब भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर नहीं होते हैं, बल्कि उस समय बांग्लादेश और चीन के संबंध बेहतर होते हैं। कारण क्या है कि जियाउर रहमान जो था वो भारत विरोधी था और उसी जियाउर रहमान की पत्नी का नाम खालिदा जिया है। इसलिए इस दौरान यह माना जाता है कि खालिदा जिया का रुख कहीं ना कहीं भारत विरोधी है और चीन के पक्षधर में है। तो यह भी आप कॉन्सेप्ट में ध्यान रखें कि भारत किस पार्टी को ज्यादा नजदीक अपने मानता है, अवामी लीग और शेख हसीना को। अब पिछले 12 सालों में भारत बांग्लादेश संबंध बहुत बेहतर हुए हैं और शेख हसीना ने भी भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो आज का इतिहास और भूगोल देखने के बाद कल हमारा इश्यू जो होगा भारत बांग्लादेश ही होगा और हम भारत बांग्लादेश संबंधों को करंट अपडेशन के साथ बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।